अस्सलाम वालेकुम। आज ये बहुत ही स्पेशल एपिसोड है और इसके अंदर जैसे कि आपको पता है व्यूअर्स को कि हमारी बेसिकली एक डॉक्यू सीरीज़ चल रही है और साथ ही साथ एक पॉडकास्ट सीरीज़ चल रही है। तो पॉडकास्ट सीरीज़ की और डॉक्यू सीरीज़ का बेसिकली ये मर्ज है। डॉक्यू सीरीज़ जिसका नाम जुडाइज़्म वर्सेस ज़ायनिज़्म है और पॉडकास्ट सीरीज़ जिसका नाम द एंड टाइम्स है। इन दोनों को मर्ज करने का रीज़न ये है कि अब जो बेसिकली हमारे जो टॉपिक है वो तकरीबन सेम हो जाएगा इसके बाद से। तो हम इसको बेसिकली मर्ज कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट पॉडकास्ट के एपिसोड के अंदर ज़ुबैर के साथ हमने डिस्कस किया था कि किस तरह मिडल ईस्ट का जो खित्ता है जिसको रिसेंट डेज़ में फ़लस्तीन कहा जाता है और लैंड ऑफ केनान जिसको बाइबल ने कहा। ये जो है शुरू से ही जंगो-जदल का एक खित्ता बना रहा। चाहे आप हिस्ट्री उठा के देख लें, चाहे रीसेंट टाइम्स उठा लें, इसी तरह ही बेसिकली यहाँ पर जंगो-जदल चलता रहा। और जो हमारी जुडाइज़्म वर्सेस ज़ायनिज़्म डॉक्यू सीरीज़ है, उसके अंदर लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने जैसे डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे अनासिर हैं बेसिकली जो कि एंड टाइम्स की तरफ हमें लेके जा रहे हैं, जो आर्मगेडन जिसका बाइबल में भी ज़िक्र है और कुरान पाक में भी और हदीस के अंदर मलहमतुल कुबरा का अल्लाह ताला जो है बेसिकली हमें इशारा देते हैं। सूरह दुखान के अंदर भी जिसका अल्लाह ताला ने इशारा दिया। तो मैंने जैसे बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्रोफ़ेसी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जो जंग होगी, मलहमतुल कुबरा जो बेसिकली होगी, वो इस तरह तलवारों और नेज़ों के ऊपर होगी। तो मैंने ये बताया था लास्ट एपिसोड के अंदर कि किस तरह से बेसिकली कौन से ऐसे अनासिर हैं, किस तरह से ये जो दौर हमारा एटॉमिक बॉम्ब्स का दौर है, किस तरह से तलवारों और नेज़ों की तरफ जाएगा। आज हमने बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, आमिर भाई हैं हमारे साथ और ये जो है बेसिकली बहुत ही क्लोज़ली जो रीसेंट टाइम्स के अंदर आप देखते हैं जिस तरह की जिनको ये बेसिकली कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ कहा जाता है। बेसिकली ये होती रियलिटीज़ हैं मगर इनको कॉन्स्पिरेसी थीरी कहा जाता है। आमिर भाई जो हमें बताएँगे किस तरह 1948 बल्कि हॉलोकॉस्ट के टाइम से किस तरह से ज्यूज़ ने जो था इस दुनिया को बेसिकली अपने अंडर करने की कोशिश की और अब हम रीसेंट टाइम्स में देख रहे हैं कि सारा वेस्ट जो है बेसिकली इन्हीं ज्यूज़ को सपोर्ट कर रहा है बेसिकली ज़ायनिस्ट ज्यूज़ को सपोर्ट कर रहा है। तो आमिर भाई से हम पूछेंगे कि आमिर भाई आप काइंडली बताएँ कि जैसे आप उस दिन हॉलोकॉस्ट के बारे में बता रहे थे कि ये भी इनका अपना जो है रचा हुआ बेसिकली वो था। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो एक टॉपिक है, ये हम लोग इस चीज़ को सीरियस लें या ना लें, जो हमारे ओपोनेंट्स हैं मतलब अगर हम बात करते हैं ज्यूज़ की, यहूदियों की, तो इनका जो इख्तियारी है वो शुरू से लेके आज तक इनका मकसद यही है कि इन लोगों ने ग्रेटर इज़राइल और एट द एंड ऑफ द डे जो ग्रेटर इज़राइल के बाद जो आर्मगेडन है, जो अकॉर्डिंग टू देम जो इनका मसाया आना है, जो हमारे मुताबिक एंटी क्राइस्ट है, तो उसका ये किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। अब आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, अगर आप इज़राइल का किसी भी सोल्जर का बैज लेफ्ट आर्म के ऊपर बैज या राइट आर्म के ऊपर जो बैज है उसको आप देखें, तो उसके अंदर क्लियरली ग्रेटर इज़राइल का मैप उन लोगों ने बना रखा है। उनका मिशन है कि उन लोगों ने उस वक़्त तक तैयारी कंप्लीट करके रखनी है कि जब तक उनके मसाया का नज़ूल ना हो जाए इस दुनिया में, ठीक है? अब बात करते हैं बिगिनिंग की। शुरुआत से लेके आपको इस चीज़ को पता होना चाहिए कि ये वो कौम है कि जो हिस्ट्री में अब तक 109 ममालिक में से मुख्तलिफ़ इलाकों में से निकाली गई है, हुँ, हुँ। ठीक है? आप देखें कि पूरे का पूरा यूरोप यहूदियों से भरा पड़ा है। आप पोलैंड देख लें, आप ऑस्ट्रिया देख लें, आप रशिया देख लें। आप इस चीज़ को भी सुन के हैरान होंगे कि आपको वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न आप हॉलीवुड कह लें, ठीक है? कि आपको इनके ऊपर मूवीज़ नज़र आएँगी कि आपको इतना ज़्यादा इसको चीज़ को प्रोपेगेट किया है, इतना प्रोपेगेंडा बेस्ट किया जाता है इस हॉलोकॉस्ट के बारे में, मगर आपको इस चीज़ का नहीं पता होगा कि दुनिया का हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो हॉलोकॉस्ट था, वो बोल्शेविक ज्यूज़ ने रशिया में किया, जिसके अंदर 60 से 70 मिलियन क्रिश्चियंस को यहूदियों ने मारा। ठीक है? हॉलोकॉस्ट जी, बिल्कुल। ये आपको जगह-जगह से दिखाएँगे जी, 6 मिलियन यहूदी जो हैं, 60 लाख यहूदी आप मूवीज़ में भी देखेंगे कि दे ऑलवेज़ प्रोपेगेट अबाउट 6 मिलियन ज्यूज़ किल्ड इन द हॉलोकॉस्ट, और जो हॉलोकॉस्ट डिनायर्स हैं, दोज़ हू डोंट बिलीव इन दैट हॉलोकॉस्ट, उनको आप देखेंगे कि उनको बिल्कुल कैंसल कर दिया जाता है। ये कैंसल कल्चर बहुत एक आम है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ठीक है? अब कई लोगों के लिए जो मैं इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करूँगा वो न्यू होंगी, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मीडिया है वो इन चीज़ों को उजागर नहीं करता। जैसे हमारे पास जो सबसे बड़ा इस वक़्त है मीडिया का जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो इस वक़्त इंस्टाग्राम है, ठीक है? आप टिकटॉक के ऊपर भी देखेंगे कि आपको
मुख्तलिफ तरह के इश्यूज नज़र आएंगे। उसके अंदर भी आपको वो चीज़ नहीं बताई जा रही जो इस वक्त इंस्टाग्राम के ऊपर मेन स्ट्रीम हुआ है। इसके अंदर सबसे बड़ा जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है, 2017 में एक टर्म यूज़ हुआ था, बैक इन 2017, दैट वाज ग्रेट अवेकनेस। उसको एक वर्ड यूज़ किया गया, ग्रेट अवेकनिंग, ग्रेट अवेकनिंग का वर्ड यूज़ किया गया। उसके अंदर यही चीज़ थी कि लोगों में अब शऊर उजागर होना शुरू हो गया है कि दे आर सिक ऑफ प्रिटेंडिंग दैट दे आर दे आर इन सम काइंड ऑफ मैट्रिक्स राइट नाउ। कि आप देखें कि कोई भी बंदा अगर यहूदियों के ख़िलाफ़ या एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, आप ब्लैक्स कह लें जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हैं, या आप यहूदियों को कह लें, आप अगर इनके ख़िलाफ़ कोई भी बात, चाहे वो हकीकत पे मबनी क्यों ना हो, अगर आप बात करेंगे, आपको फ़ौरी तौर पर एक लक़ब दे दिया जाएगा, यू बी कॉल्ड एन एंटी-सेमाइट, ठीक है? एंटी-सेमाइट कह दिया जाएगा आपको ब्लैक्स के अगेंस्ट कह दिया जाएगा, आपको ब्लैक हेटर कह दिया जाएगा, ज्यू हेटर कह दिया जाएगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ की जहाँ तक बात आती है, ये वर्ड जो-सा है बैक इन 1990s, ये इस तरह के छोटे-छोटे प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहला जो-सा शख्स था वो था एलेक्स जोन्स। अच्छा। जो जो इन तरह के इस तरह के इश्यूज़ को जो-सा वो अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लेके आता होता था। एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स। क्योंकि आप ये देखें कि अमेरिका की, जैसा मैंने आपको बताया कि एक इशू है कि अगर आपकी बात से वो अगर इत्तेफाक नहीं करना चाह रहे हैं ना, दे डोंट एग्री विद व्हाट यू सेइंग, सो दे विल लेबल यू विद समथिंग, लाइक दे विल कॉल यू कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट। अब 9/11 के बाद जब ट्विन टावर्स के ऊपर हमला हुआ, तो सबसे पहले एलेक्स जोन्स ने इस चीज़ को बताया कि इसके पीछे मोसाद और CIA का हाथ है। ठीक है? हालाँकि होलोकॉस्ट के पीछे नो 9/11, ठीक है? अभी 9/11 को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और इसके ऊपर आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि गूगल के भी अगर आप करेंगे ना, तो आप डांसिंग इज़राइलीज़ लिखें, तो आपको पता चलेगा कि CIA और FBI ने ऐसे बंदों को गिरफ़्तार किया जो इसके ऊपर 9/11 के टेरर अटैक के बाद उसके ऊपर जो है वो नाच रहे थे, खुश हो रहे थे। क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि आगे जो उनके मकासद हैं वो किस तरह से पूरे होने वाले हैं। अब मज़े की बात, 2001 सितंबर 11 2001 में ये इशू हुआ। उसके बाद से आप जितने भी नेतन्याहू के विजिट्स देख लें सेनेट के अंदर, आपको नज़र आएगा कि वो कंटिन्यूसली 1990s के में भी, 1980s में भी और 2000s में उसने अपनी एक कैंपेन तेज़ कर दी अगेंस्ट द मुस्लिम वर्ल्ड। क्या आप उसके इंटरव्यूज़ देखें? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन क्लिप्स को भी लें इसके अंदर। Well, I was getting this question in the 1990s, and I said that the West really doesn't understand militant Islam. So I wrote a book in 1995, and I said that if the West doesn't wake up to the suicidal nature of militant Islam, the next thing you'll see is the militant Islam is bringing down the World Trade Center. Well, former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu predicted something very close to this could happen in his 1995 book, Fighting Terrorism, subtitled How Democracies Can Defeat Domestic and International Terrorists. If you take away the Soviet Union and its chief proxy, the PLO, international terrorism would collapse. If you take out Saddam's regime, I guarantee that it will have enormous positive reverberations on the region. Obviously, we'd like to see a regime change, at least I would, in Iran, just as I would like to see in Iraq. The question now is a practical question. What is the best place to proceed? It's not a question of whether Iraq's regime should be taken out, but when should it be taken out? It's not a question of whether you'd like to see a regime change in Iran, but how to... Are there any other nations that you would recommend that the United States launch preemptive attacks upon at this point? The answer is categorically yes. The two nations that are vying, competing with each other, who will be the first to achieve nuclear weapons, is Iraq and Iran. But a third nation, by the way, is Libya as well. Libya is trying very rapidly to build an atomic bomb capability. कि जिसके अंदर वो सेनेट पे बैठ के सेनेटर्स को जो है वो बता रहा है कि आप लोगों को किस किस तरीके से इन ममालिक को टारगेट करना है, जिसके अंदर स्टार्ट हो रहा है इराक से। इराक का कोई लेना देना नहीं है। इराक के बाद लीबिया है, लीबिया के बाद शाम है, शाम के बाद लेबनान है, लेबनान के बाद फ़लस्तीन, इसराइल, जो फ़लस्तीन में तो खुद कर हैं, फ़लस्तीन के बाद ईरान है। एट द एंड ऑफ द गेम ये 7 ममालिक की लिस्ट उसने दी है, एंड ही categorically said that if you will conquer these countries, if you attack these countries, this will have enormous positive reverberations in this entire region. ठीक है? और ये सो कॉल्ड पीस के लिए क्योंकि वो उन लोगों को पता था कि अगर हम लोग इस तरह का कोई बहाना नहीं करेंगे तो हम लोग किस तरह इन ममालिक पर हमला कर सकते हैं वैसे। ठीक है? अब आपको पता होगा कि इराक का जो हाल हुआ वो अभी भी अब आपके सामने ट्रंप है। ट्रंप जितनी भी अब इसकी सेकंड टर्म की जो उसकी प्रेसिडेंशियल कैंपेन थी उसके अंदर वो बारहा कहता रहा कि वी शुड हैव इन्वेडेड इराक,
वी शुडंट हैव इन्वेडेड इराक, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डन। 20 साल अफगानिस्तान में इन लोगों ने गुजार दी, क्या किया? वियतनाम का बेड़ा गर्क किया, क्या किया? आखिर में हारे। इराक में हार गई इनकी। इराक का पूरा जो मिडल ईस्ट का जो एक पीस था वो धर्म भरम कर रख दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अफगानिस्तान में इन लोगों ने क्या किया, 20 साल रहे और फिर वहाँ से दुम दबा के भागे। यही हाल वियतनाम में हुआ इनका। वियतनाम में इतनी बुरी शिकस्त हुई इनको कि इन लोगों को भागने का मौका नहीं मिल रहा था, ठीक है। जिस तरीके से वियतनाम के अंदर हुआ यही कि वहाँ पर कम्युनिज़म का बढ़ता हुआ, इन लोगों ने जब देखा कि कम्युनिज़म का ख़तरा बढ़ रहा है तो इन लोगों ने उस एरिया को चाइना से बचाने के लिए इन्वेड किया और आखिर में वहाँ से 20 साल की जंग के बाद भागे, ठीक है। तो यही चीज़ है कि रशिया से बचाने के लिए अफ़गानिस्तान को इन लोगों ने जो है अफ़गानिस्तान के अंदर रशिया को खदेड़ने के लिए तालिबान क्रिएट किए। तालिबान देखो उस टाइम तक मुजाहिदीन थे। आप रॉकी मूवीज़ देखें, सॉरी रॉकी नहीं, रैम्बो मूवीज़ देखें, तो रैम्बो मूवीज़ के अंदर इनको बहुत प्रेस किया जा रहा है, ठीक है। यूएसएसआर को सिल्वेस्टर स्टेलोन की मूवी आप रैम्बो देखें तो उसके अंदर कितना प्रेस किया जा रहा है मुसलमान मुजाहिदीन को कि ये बहुत बहादुर है और चीज़। और जैसे ही ये हमला करते हैं तो वही मुजाहिदीन तालिबान टेररिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। और ये इस चीज़ को कैटेगोरिकली हिलरी क्लिंटन ने बड़ा फेमसली एक शो के अंदर एक्सेप्ट भी किया है कि हमने जो है तालिबान क्रिएट किए और जब हमारा मकसद क्लियर हो गया तो हमने उनको दहशतगर्दी का लगा दी। अच्छा आरवी, उस दिन आपको एक बता रहे थे कि ये बेसिकली जो था हॉलोकॉस्ट से पहले जो था ज्यूज़ ने खुद एक एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इसके अंदर आप 1900s के अगर न्यूयॉर्क टाइम्स के आप पोस्ट देखें तो उसके अंदर सबसे पहले 1900s के स्टार्ट में ये सबसे पहले टर्म यूज़ की गई 6 मिलियन जूस की, ठीक है। उसके बाद जगह जगह में मतलब डिफरेंट पोस्ट डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट न्यूज़पेपर्स टैबलॉइड्स के थ्रू दे स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड 6 मिलियन जूस, ठीक। तो इन लोगों ने जिस तरह को एक आप कह लें कि एक पूरा एक प्लानिंग के तहत अपना एक सिस्टम को लेके चले कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि इन लोगों का एक इरादा था, एक अल्टीमेट गोल था कि हम लोगों ने इस सिस्टम को बनाना। अब जर्मनी क्यों एवरीबडी nowadays trying to understand and they are coming to a conclusion that why 100 years ago the Germans went crazy on these Jews. ठीक है, that's the question. that's the main question, why they went crazy. I mean if you're trying to if you're trying to promote your agenda, आप देखें कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रमोट किस चीज़ को किया जा रहा है, LGBT को। यही काम 1930s में वहाँ पर स्टार्ट हो चुका था जर्मनी के अंदर। उस वक्त जर्मनी जो सा है there was cesspool of all the crimes, like बिल्कुल ही गिरी हुई नेशन बन चुका था। मतलब जर्मनी के वहाँ पर सेक्स इतना आम हो चुका था कि आप जो सा है ख़ासकर ये ट्रांसजेंडरिज्म, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहला जो जर्मनी के अंदर एक जिसको कहते हैं कि जेंडर जो चेंज करने का जो पहला क्लिनिक था वो हरमन के नाम से उसका आई डोंट रिमेंबर द नेम, हरमन हर्शफील्ड आई गेस इफ दैट वाज हिज नेम। पहला वो यहूदी डॉक्टर था जिसने पहली ट्रांसजेंडर की सर्जरी की। अच्छा, तो मकसद वो जब भी आपके पास आएंगे ना, देखें आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि जब आप अपने आप को बेहतर समझें और बाकियों को बरतर समझें। अब इनकी जो किताब है तलमुद, उसके अंदर ये बाकी जितने भी यहूदियों से हट के जितने भी क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, जो भी हैं, उनके लिए एक बड़ा वर्ड यूज़ करते हैं गोयम का। अच्छा, गोयम मीन्स अ कैटल, अ थर्ड क्लास सिटीजन, मतलब जिसको इंसान नहीं समझते। जब आपकी मेंटालिटी इस तरह की होगी ना कि हम इनसे बरतर हैं, वी आर द चोजन पीपल, they are always you'll see them saying that they are the chosen people of the God. ऐसी डेफिनेट। और इसी तरह की कुछ मेंटालिटी है जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज हैं इनका भी। एग्जैक्टली, वो बेसिकली यही वजह है कि जब आप अपने आप को इसीलिए सीरियस समझते हैं, अपने आप को चोजन समझते हैं, तो उसके अंदर आप फिर बाकियों को इसी तरह ट्रीट करते हैं। अब आप देखें कि ये जहाँ पर भी गए 109 ममालिक का मैंने जिक्र किया, क्यों निकाले गए वहाँ से? क्योंकि जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे जी भी आम करते थे, ठीक है, वहाँ का सारे सिस्टम ख़राब करते थे। कॉइन क्लिपिंग का बहुत फेमस एक जिसको कह सकते हैं आप एक इवेंट है कि जिस भी मुल्क के अंदर जिस भी सल्तनत के अंदर होते थे तो उसकी कॉइन्स की जो साइडें होती थी उनको क्लिक करते थे,
मतलब उस टाइम पे रेयर अर्थ मेटल्स लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर के कॉइन्स होते थे, गोल्ड के कॉइन्स होते थे, तो उनकी क्लिपिंग्स जो सी ना एजेस को क्लिप किया करते थे अच्छा। ताकि उसकी बर्थ कम हो और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़े। ठीक है, इसी वजह से आजकल आप जितने भी कॉइन्स देखते हो तो उनके साइड पर रीजेस होते हैं, लाइनें होती हैं उसके साथ, ताकि उसको कट करें तो पता चल जाए। उस टाइम पे कटिंग का कोई हिसाब किताब नहीं होता था, ना रीजेस होते थे, तो क्या करते थे ये साइडें क्लिक करते थे, इनकी सोना जमा करते थे उसके अंदर से, सिल्वर जमा करते होते थे ताकि उस मुल्क का जो सा इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ख़राब हो। दूसरा क्या करते थे, यूजली काम कर देनी कि वहाँ पे आपको इंटरेस्ट के साथ लोन देने। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ कहा है, जिसने ये काम किया वो मुझने मेरे साथ और नबी के साथ उसने खुद रखा है। इसी तरह इनके जो तौरादर है उसके अंदर भी। एग्जैक्टली, अब आप ये देखें कि ये एक यहूदी दूसरे यहूदी से यूजली नहीं खा सकता, अच्छा। एक यहूदी दूसरे यहूदी का रेप नहीं कर सकता। आपको ट्रांसजेंडरिज्म, आपको एलजीबीटीक्यू यहूदियों में नज़र नहीं आएगी, इसराइल में नज़र नहीं आएगी। इसराइल में यहाँ तक है कि आप डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो जब आप दूसरों के साथ आप इस तरह करेंगे कि यार ये तो थर्ड क्लास सिटीजन है, हम इनके साथ जो मर्जी करें, हम यूजुअली हमको कर्जा भी देंगे और इनसे हम लोग उसका यूजुअली भी लेंगे उसके अंदर। तो जब आपकी मेंटालिटी इस तरह की होगी ना, तो फिर वहाँ पर हालात इसी तरह क्रिएट होता है। अब मसला ये है कि आप जब इसके खिलाफ बात करना चाहते हैं तो आपके ऊपर नाम लगा दिया जाता है कि जी एंटी सेमेट है। सॉरी यू वाला सा जी थोड़ा सा अलाउ करें। एंटीसेमिटिज्म का जो हमें मैंने 2-3 दफ़ा डिस्कस किया, एंटीसेमिटिज्म के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेसिकली 4 बेटे थे। उनमें से एक तो आपको पता है कि तूफ़ान नूह में की जो कुरान में भी ज़िक्र है, वो मर गया था। उसके बाद 3 बेटे बेसिकली बचे थे, शाम, हाम और याफिस। शाम जो है ना बेसिकली उसकी औलाद में से ये जो ब्राउन्स हैं, हम चाहे हम इंडियंस हो जाएं, चाहे जूस हो जाए, मिडिल ईस्ट में जितने भी मुस्लिम्स हो गए, जूस हो गए, मेजॉरिटी लोग जितने भी ब्राउन स्किन के हैं ये शाम की औलाद से हैं। इनको सेमेटिक्स कहा जाता है, यानी ये एंटी सेमेटिक अपने आप को, क्योंकि जैसे हमें मैंने अभी बताया कि बेसिकली ये अपने आप को सुपीरियर रेस मानते हैं, सबसे बढ़कर। तो सेमेटिक्स हम भी हैं, मगर ये अपने आप को बेसिकली वो एक तमगा देते हैं इस तरह से। जो हाम था उसकी औलाद थी बेसिकली ये ब्लैक्स जो हैं अफ्रीकन सारे, और जो याफिस है उसकी सारी जो ये वाइट स्किन, पिंक टोन स्किन जो होती है, इनको कहा जाता है ये Primaries, all the Americans call them the yellows. डेफिनेटली। और ये बेसिकली जितने यूरोपियंस हैं, ये चाइनीज़, रशियंस, ये सारे बेसिकली याफिस की औलाद है। तो आगे वैसे मैं कहूँगा कि थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड इसकी एडिट करते हैं और उसके अंदर ये है कि आमिर भाई से हम पूछेंगे किस तरह रिसेंट दौर दौर में इन लोगों ने किस तरह इतने बड़े जेनोसाइड को, जो कि अगर स्टडी किया जाए तो हॉलोकॉस्ट से भी खतरनाक ये बेसिकली जेनोसाइड है जो अभी गजा फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, किस तरह उसको कवर अप किया, कि इतना ज़्यादा कवर अप किया कि यूके, यूएस और पूरा यूरोप जो है पूरा इसराइल की सपोर्ट में है। तो आप नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।